हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो कि अलील हैं और उनके बाहर जाने का मामला जो कि गुज़िश्ता वीकेंड तक ये लग रहा था कि वो शायद इतवार तक चले जाएं बाहर इलाज के लिए, क्योंकि मेडिकल बोर्ड जो है उन्होंने उस बात की सिफारिश की। पंजाब हुकूमत ने जो बनाया था, उन्होंने गुज़िश्ता मंगल को ये बात कहा कि हम तहरीरी तौर पर लिख कर देने को तैयार हैं कि नवाज़ शरीफ के जो टेस्ट हैं, जो जेनेटिक टेस्ट हैं, जो सिंक्रोनाइज़ करेंगे उनके टिश्यूज़ के साथ, वो पाकिस्तान में नहीं हो पाएंगे, लिहाजा उन्हें बैरून मुल्क भेजना ज़रूरी है। साथ ही जुमे को जो वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट हैं नईमुल हक़ साहब, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बाहर चले जाएं। इवन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आई कि ये सब कुछ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हो रहा है, मगर ये ज़रूर है कि उन्हें उम्मीद है कि वो वापस आ कर के अपने केसेस का सामना करेंगे। तो जनाब टिकटें बुक हो गई थी इतवार की सुबह की, सब कुछ ठीक था। एक मेयर फॉर्मेलिटी थी कि हुकूमत ने नैब को ये ख़त लिखना था कि जनाब ये इनका नाम जो है आप अपनी राय दे दें, जैसे जवाम जो डिपार्टमेंट से उनको लिखा जाता है। नैब ने उस पर चुप साध ली और नैब ने कोई राय नहीं दी। और उसके बाद जो है जो कुछ हुआ, बात डील की शुरू हो गई और इस हुकूमत पर तनकीद भी शुरू हो गई कि जनाब आपने कोई डील कर ली है। हालांकि इमरान खान को जो है वो बता दिया गया था और उनकी मंजूरी भी ली गई थी, मगर सुलेमान शहबाज जो कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट की जहाँ से मामला बिगड़ा और उन्होंने ये कहा कि खुदा के फजल से शहबाज शरीफ अपने भाई और लीडर को वहाँ से निकाल के ले गया जहाँ से सिलेक्टेड ने टीवी और एसी उतारना था। तो उससे थोड़ी बदमज़गी हुई। फिर इनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने भी एक गेम चेंजर के नाम से ट्वीट की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब को बड़े शाहाना अंदाज में बैठे हुए दिखाया गया है। तो वहाँ से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई। पहले तो जब नैब ने अपनी राय देने से ही इनकार कर दिया तो उन्होंने गेंद वापस हुकूमत के कोर्ट में भेज दी। अब साथ साथ वीकेंड तक ये बयानात भी चले इमरान खान की तरफ से कि उन्होंने वज़रा को भी हिदायत कर दी कि नवाज़ शरीफ का आपके ख़िलाफ़ कोई बयान, उनकी सेहत के बारे में कोई वज़ीर को बयान नहीं देगा। ये सारा कुछ वो हो गया, मगर जैसे ही ये मामला लटका तो ज़ाहिर है वज़ीरों ने सामने आना था। तो फवाद चौधरी हैं, वो पहले आए, फैसल वाउडा आ गए। उन्होंने कहा जी ये वज़रा की अक्सरियत ये समझती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि उनको बाहर नहीं भेजना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपा फिरदौस जो हैं वो हुकूमत की तर्जुमान हैं, और तो उन्हीं के बारे में सुन लीजिए कि हुकूमत का अब क्या मौक़िफ़ है। हमारा मेडिकल बोर्ड जो है उसकी रिकमेंडेशंस जो हैं, चूँकि हमारे पास जो एप्लीकेशन में रिकमेंडेशन लग के आई हैं वो शरीफ मेडिकल सिटी के मेडिकल बोर्ड की हैं। हुकूमत जो है किसी प्राइवेट मेडिकल बोर्ड की हदायत की रोशनी में फ़ैसले नहीं करती। सरकारी मेडिकल बोर्ड जो है उससे राय लेना ज़रूरी था। तो चूँकि दरमियान में 2 छुट्टियाँ आई, इन दोनों की राय के बाद जो एक प्रोसेस है लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, रिव्यू कमेटी है, वो उसको एनालाइज करेगी उनकी राय को, और उसके बाद वो कैबिनेट में जाएगा कि इसका नाम ECL से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। जी तो ये जो है नहीं, ये सिर्फ प्राइवेट इन्होंने कहा था ना, प्राइवेट मेडिकल बोर्ड, जबकि हमने शुरू ही इससे किया कि जो ऑफिशियल मेडिकल बोर्ड है उसके जो सरबराह है डॉक्टर महमूद अयाज, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हम तहरीरी तौर पर देने के लिए तैयार हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का इलाज जो है पाकिस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि उनके प्लेटलेट्स काबू में नहीं आ रहे, और जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, ज़ाहिर है उनको हार्ट का मसला भी है, तो हार्ट की दवा देते हैं तो खून पतला हो जाता है, फिर स्टेरॉइड्स देते हैं तो प्लेटलेट्स, वो ज़ाहिर है मसले क्रिएट हो रहे हैं। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये जो आपने आपा फिरदौस का चलाया क्लिप, ये जो 12,000 राय हैं इस वक्त इस्लामाबाद में सरकार में, कम से कम 12,000, उनमें से एक है 11,999 नहीं है, बाकी है। आज ही की अगर मैं बात करूं तो अब जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब चीज़ें गुथ जाती हैं ना तो कहा जाता है भसड़ मच गया। तो इस वक्त हुकूमत में लिटरली भसड़ मचा हुआ है। नैब वालों से मेरी बात हुई ना, ये इसे कहते हैं भसड़। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत अगर 25 लोगों को अपने तौर पर निकाल सकती है उनका नाम नैब से,
جس میں ملک ریاض بھی شامل ہیں، جس میں سابق وزیر لیاقت جتوئی بھی شامل ہیں، زلفی بخاری کا کیس تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو ایئرپورٹ سے وہ عمران خان صاحب نے فون کر کے وہ کروا دیا، ہاں ایکسپریس سروس تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آلو جو ہے ہمارے اوپر نہ ڈالیں، آپ خود فیصلہ کریں. اچھا آلو بھی بڑا مزیدار ہے، مطلب میں نے بھی تھوڑی سمجھنے کی کوشش کی، اتنی ڈیٹیل میں نہیں کیا، لیکن جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کہاں سے جا رہا ہے. تو میں نے ایک ایکسپلینر ویڈیو ڈھونڈا ہے سر، اگر آپ اجازت دیں تو میں چلانا چاہ رہا ہوں. یہ انویسٹیگیٹو ایکسکلوسیو فوٹیج ہے کہ حکومت اور نیب کے بیچ میں ابھی اس پہ ایکسکلوسیو کا آپ نے بگ لگا، میں نے بگ نہیں لگایا، حکومت اور نیب اور حکومت کے درمیان وہی ساری چیزیں دیکھیے جی. یہ پھٹنے والی چیز میں نے خود لگائی ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں پھٹے گا یہاں پر. اس کو ہم کہتے ہیں نیب حکومت اور وہ، اور آپ دیکھ لیں کہ ٹوپیاں بھی چل رہی ہیں یار، ٹوپیاں بھی پہنا دی، تو بڑی اچھی ویڈیو ہے. جو ذیلی کمیٹی فیصلہ کر دے گی تو وہ فائنل ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں یار یہ تو کلیئر ہے، اور یہ کافی مہینوں سے کلیئر ہے کہ حکومت کا کوئی موڈ نہیں تھا کہ کیوں کہ نواز شریف ملک سے باہر جائے یا ایسا کچھ ہو. اچھا ثبوت ڈھونڈنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ جولائی دیکھ لیں تو عمران خان صاحب واشنگٹن ڈی سی میں کہتے ہیں کہ جی میں تو مطلب وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اب تو وہی نا، کیوں کیسے پڑی ہے، یہ بھی تو ایک امپورٹنٹ سٹوری ہے نا. پھر ہر حکومتی وزیر کہتا ہے کہ نہیں سر یہ تو ڈرامہ ہے، پھر آپ وہ نیب آرڈیننس کرتے تھے. تو موڈ آپ کا نہیں تھا. موڈ آپ کا کیوں چینج ہوا؟ کیونکہ یہ گلے میں آ کے آپ کے پھنس گیا، کیونکہ کسی نے کہا خان صاحب واقعی معاملہ سیریس ہے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا آپ کی جیل کے اندر تو باس پھر گیم بلی آپ کے گلے میں آئے گی. ہاں تو پھر جب آپ کو یہ سب کچھ پتا ہے، جو آپ یہ ساری چیزیں کلیئر کرنی ہے، تو اب تفریح سوچ رہی ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. لاجک کیا ہے اس میں؟ چودھری شجاعت حسین کا ایک بیان آیا اور ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ علاج کے لیے نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کا معاملہ سرکاری گورکھ دھندے میں نہ الجھایا جائے. انہوں نے کہا نواز شریف کی درخواست پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے، کسی کی بیماری پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ نواز شریف کا نام ECL سے ہٹائیں، اور خدا نہ خواستہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو سیاست مزید تلخ ہو جائے گی. معاملہ سرکاری گورکھ دھندی میں الجھنے سے افراتفری پیدا ہوگی. جو کہ ایک سین بات کر رہے ہیں، اور یہ بات ان کو سمجھ بھی آ گئی تھی، اسی لیے تو کہا تھا کہ چلے جاؤ. لیکن اب کیا مسئلہ ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اب مسئلہ یہی ہے نا، کیونکہ کابینہ کے اندر بھی بہت سے لوگ جو ہیں ان یار یہ بتاؤ چھچورپن کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ چیپنس. اینی وے میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور کچھ بات کر لیتے ہیں آزادی مارچ اور دھرنے کی. جی ابھی تک چل رہا ہے، قائم ہے، ڈٹا ہوا ہے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں. اور کیونکہ جو باقی دونوں جماعتیں بڑی تھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ مولانا صاحب کو شیر بن شیر کا کہہ کے خود سائٹ سے نکل گئیں. تو اب دھرنے کے اندر لوگوں کا انٹرسٹ، خاص طور پر میڈیا کا انٹرسٹ، اور ویسے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، اگر ختم نہیں ہوتا جا رہا. تو آج جو ہے روز مولانا فضل الرحمان صاحب بات کرتے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا جو رہبر کمیٹی کے ان کے رکن ہیں اکرم دورانی صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب رک جائیے، اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مارچ اور دھرنا ابھی ختم ہو رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا اب ہم آئیں گے پی پہ. اچھا پلان اے یہ تھا کہ عمران خان کا استعفیٰ لیا جائے یا نئے انتخابات کرائے جائیں، وہ تو نہیں ہوا. اور جو دوڑے تھی مذاکراتی کمیٹی کی وہ بھی ظاہر ہے ختم ہو گئی، اور جو چودھری برادران کی انٹرونشن تھی اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. تو اب پلان بی کی طرف رخ ہے. اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جب پلان بی آئے گا تو طوفان آئے گا. اب وہ جو ہے آپ کی انویسٹیگیٹو جو جدوجہد ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ پلان بی کیا ہے؟ سر پلان بی ابھی تو وہ خود وہ کر رہے ہیں نا. پلان بی حد سے حد کیا ہوگا کہ دھرنے کو ہم ڈی چوک تک لے کر کے جائیں گے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب پلان بی یہ تو نہیں ہو سکتا نا یار، نہ ہی مطلب زیادہ روڈ بلاک کر سکتے ہیں زیادہ دیر کے لیے. تو ایسا ہی کوئی پلان بی ہوگا. پلان بی میرے خیال میں یہ ہے کہ یار کچھ تو آفر دو نا بھائی کو، تاکہ بھائی گھر چلا جائے. دیکھیں بات یہ لیکن کوسچن ہے کیا
यही तो क्वेश्चन है। देखो मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान अच्छी तरह से जानते थे कि यार इस्तीफा तो नहीं मिलने वाला। आई मीन आखिरकार देखिए इनके जो 11 मेंबरान हैं सिलेक्टेड बलूचिस्तान असेंबली में, उन्होंने तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। तो आपके अपने बंदे नहीं दे रहे तो वो क्या हुकूमत का हिस्सा है? नहीं, नो पार्ट आउटसाइड द कोalition, लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स तो हैं ना यार उसी सिस्टम के, जिससे जो आप कह रहे हैं कि इंतहा कंप्लीटली। तो अगर ये JUIF के जो मेंबर्स हैं बलूचिस्तान असेंबली के, अगर वो इस्तीफा दे दें तो क्या बलूचिस्तान हुकूमत गिर जाएगी? कख नहीं होने वाला। तो फिर क्यों फायदा? तो सर वही तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात हुई ना फिर इवेंचुअली। तो अगर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स देखनी है तो उनको पता था कि इस्तीफा नहीं होने वाला वजीर आज़म। यार रहबर कमेटी है क्या? ना ही इंतखाबात है ना, वही तो उसी का तो मैंने अकरम दुरानी साहब का आपको बताया। नहीं, अकरम दुरानी तो है लेकिन रहबर कमेटी भी है। रहबर कमेटी है। वो फरतुल्लाह बाबर भी उधर जाते हैं और एक आध नून के भी कोई चले जाते हैं या वो खैरा साहब चले जाते हैं। देखिए PPP ने तो पहले दिन से क्या किया, और हम लोगों ने ये बात को 1000 दफ़ा की है। उन्होंने कहा कि हम आपका बिल्कुल इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद मतलब खुदा हाफिज आप जाएं अपना काम करें। नून लीग ने तो पहले ही दिखा दिया था लाहौर वाले में, वहां से आपको हिंट मिल गई थी कि कुछ नहीं होने वाला। फजल अपना यार है, उस पे जान निसार है, लेकिन उसके पास है जो है निज़ाम, उसको दूर से सलाम। ये पीपल्स पार्टी की दूसरा ये है कि देखिए पीपल्स पार्टी ने तो पहले दिन से वो तो क्लियर थे कि जनाब हम धरने का साथ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मौलाना फजल आप जो कह रहे हैं ना कि प्लान बी, मैं उर्दू में ये जुमला पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में आप चूँकि ज़ाहिर है कि आप यद तूला रखते हैं। मौलाना ने कल ही एक इंटरव्यू में कहा है कि हुकूमत अगर इमरान खान का इस्तीफ़ा नहीं ला सकती तो इस्तीफ़े के बराबर की कोई मुतबादिल तजवीज़ लाए। इस्तीफे की बराबर की? अच्छा, तो स्लाइट क्लाइम डाउन ना। क्या इसका मतलब है जनरल इलेक्शन या क्या? नहीं, वो जनरल इलेक्शन का तो वो कर तो प्लान सी के बराबर की तजवीज़, अगर ये प्लान बी है तो फिर तो प्लान सी और डी पे आना होगा। नए इलेक्शन का मतलब ही ये है कि ज़ाहिर है ये हुकूमत जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए मेरे ख्याल में तो हमारी सियासत में दो चीज़ें हैं, एक बंद गली है, एक पतली गली है। और ये पतली गली की तलाश में अब पतली गली की तलाश में है, क्योंकि बंद गली में रहना ये इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि धरना अब जो है थिन आउट हो रहा है। लेकिन एक और मसला भी है ना, मौसम जो है रहबर कमेटी का मेंबर, लेकिन देखो गली इतनी पतली ना हो ना कि मौलाना साहब उससे गुजर ना सके, ये भी तो एक गेम है ना। लेकिन ये बात तो है कि मौलाना की अपनी सियासी साख का भी मसला है कि अगर वो यहाँ से बगैर कुछ लिए जाते हैं तो फिर तो JUIF का ताल्लुक का हशर भी वही होगा जो जमात इस्लामी का। अब तो कुछ लिबरल हजरात भी उकता गए मौलाना से, काफी वक्त से वो ताल्लुक का ऐलान कर रहे हैं। वो फनी बातें हुई हैं, क्योंकि एक मैं दो ट्वीट देख रहा था कि जी ये मतलब ये देखिए इसमें तो कोई ख्वातीन की शिरकत ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मतलब आपने कभी मौलाना की रैली देखी है कभी अपनी जिंदगी में यार? अब तक मौलाना की रैली में आधी ख्वातीन हुआ करती थी। और ये तो बड़ी इंतहा पसंदी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इट इज फॉर द ग्रेटर गुड। हाँ, लेकिन वो ग्रेटर गुड भी अब थोड़ा और फिर अचानक एक साहब को पता चला कि ओहो ये तो PTM के मुखालिफ। हाँ, और अब कैंसिल है मौलाना, अब बोलो पेंसिल, तुम्हारा धरना कैंसिल। हल्का नहीं ले, कुछ ना कुछ जो है ना, हाँ जाहिर वही तो मेरे ख्याल में कुछ जो प्लान बी होगा, मैं ये तो नहीं कह रहा, जाहिर है प्लान ए फेल हो गया जो कि मेन प्लान था, तो प्लान बी क्या हो सकता है? हद से ये जो आखिरी 2 मिनट में गुफ्तगू हुई है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, और आप इजाजत दे दो क्योंकि वो सच से फाले निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, वक्फा दे दो। वेलकम बैक जी। और अब हम बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर की। बहुत महीनों बल्कि सालों से इस पर बात चल रही है और बिल आखिर और बहुत ये खुशी की बात है कि कामयाबी से सारा काम हो गया। दुनिया भर से लोग आए हैं। मनमोहन साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह भी आए, नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने तो आना ही आना था, और सनी देओल भी वहाँ पे कहीं घूम रहे थे। और यकीनन आपने पिछले 2-3 दिनों में इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत तजिए भी देखे होंगे। यकीनन ये पाकिस्तानी हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और यकीनन मोदी सरकार ने काफ़ी कोशिश की थी कि ये किसी तरह से ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर और आफियत से हो गया। तो इससे बेहतर कि हम आपको बताएं इसके बारे में, मज़ीद बताएं इसके बारे में, उन लोगों से सुने जो सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जमा हुए हैं इस मौके पर। का रुख मोड़ेंगे, अल्लाह अकबर,
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ਧੂੜਾ ਪੱਟ ਦੇਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। फ़र्क तो पहले भी कोई नहीं था, पाकिस्तान जब भी आए देखा है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा नानक जी का 550वां जन्म दिहाड़ा आप सारे बड़े तगड़े होकर मना रहे हैं। और मैनू नहीं कोई फर्क लगा कि तुसी वध मना रहे हो कि असीं वध मना रहे हैं। मैंने जापदा तुसीं साडे नाल भी तगड़े होकर मना। असीं कहते रहे कि भाई अमन के नगमे गाने दो और फूल हमें बरसाने दो, आओ मिले एक दूजे से जैसे मिले दीवाने दो। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਦਾਮ ਹਸਨ ਭਾਈ। ਸਦਾਮ ਹਸਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ। ਕਸਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਬੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਸਾਊਦੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਡਰਾਈਵਰ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ। ये होती है दिल्ली खुशी। और ये जो आखिरी वीडियो है मैं सिर्फ क्रेडिट देना चाह रहा हूँ, ये जो सिख साहब थे, ये रॉबिन सिंह है, भारतीय सहाफ़ी है, उनकी ट्विटर फीड से ये वीडियो उठाई थी। जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। और ये ड्राइवर पाकिस्तानी है ना? ड्राइवर पाकिस्तानी है, वही बता रहा था सच्चे शरीफ से। तो आई मीन एंड ऑल्सो मतलब देखे PR के लिहाज से भी ना बॉस ठीक ठाक अकू है। मैं गूगली का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, वो थोड़ा शाह महमूद साहब ने कर लिया, उनका अपना कॉपीराइट है। मैं कहूँगा ये एक PR कू है डेफिनेटली। अच्छा, लेकिन ये है कि जिस तरह से ये हुआ है तो ज़ाहिर हमारे मुल्क में भी कुछ लोग जिन्होंने करनी होती है तनकीद बराए तनकीद, तो उन्होंने कहा कि जी अगर यहाँ पे कोई बाकी हिंदुओं के साथ ये हो रहा होता और वो ये कर रहे हैं, वहाँ इंडिया से भी आए, तो उसमें मुझे याद आ रहा है कि ज़ाहिर कटास मंदिर का आपको पता है कि वो उसके ऊपर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और उसको वो किया। उसके अलावा जो सिंध में एक आध वाक़या हुआ था उस पर जिस तरह से रिएक्ट किया बिल्कुल हाल में ही कहाँ था वो मंदिर वाले जो हमला हुआ, घोटकी में। मैं इसके साथ में आपको एक और खबर बता देता हूँ जो शायद सुन के आप खुश हों। ये इसी साल की बात है, 2-3 महीने पहले, कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने एक इन प्रिंसिपल फैसला किया है कि जो तकरीबन 400 मंदिर हैं जो पार्टीशन के बाद मतलब कोई दुकान बन गया तो कोई मदरसा बन गया तो कोई हॉस्टल वगैरह वगैरह, उनको रिस्टोर करके हैंड ओवर कर रहे हैं। और प्लान है कि हर साल 3 से 4 या ज़्यादा अगर मुमकिन हो हैंड ओवर करते जाएंगे। तो दैट इज मंदिर वही बनेगा, मंदिर वही रहेगा, मंदिर वही रहेगा। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जाहिर है कि 14 करोड़ सिख खुश हैं, पाकिस्तानी जो हैं ओवरऑल वो कह रहे हैं कि इट्स अ ब्रेक थ्रू और ऐसा ही होना चाहिए फ्यूचर के लिए, शायद फाउंडेशन के तौर पे भी समझ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन खुशियों में शरीक नहीं हैं, मैं उनका तस्करा इस मौके पे करना चाहता हूँ। और वो खुद हैं करतारपुर और गिरदो नवा के जो गांव हैं उनके मकामी लोग। मैं आज रोज़नामा जद्दोजहद की वेबसाइट है, ये एक लेफ़्ट का ऑनलाइन मैगज़ीन है, उसमें फ़ारूक तारिक की रिपोर्ट पढ़ रहा था और HRCP ने भी इस तरह की बात की है कि नवंबर 2018 के बाद से जो करतारपुर है वो
اور جو نزدیکی گاؤں ہیں دودے، کوٹھے خرد اور کوٹھے کلاں کے کسانوں کی زمینیں سرکاری طور پہ حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تاکہ وہ کوریڈور بنایا جا سکے۔ اس سال اپریل میں FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے جو اس پروجیکٹ کی انچارج ہے اس نے 1,500 ایکڑ زمین ان کسانوں سے لی، مگر یہ واضح نہیں ہے کہ زمین کی حتمی قیمت ان کسانوں کو کیا ادا کی جائے گی اور کب تک ادا کی جائے گی۔ اسی اپریل میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا جو 5 رکنی وفد ہے اس نے بھی اس علاقے کا دورہ کیا اور کسانوں سے بات چیت کی۔ بتایا گیا کہ حکومت نے زمین کے حصول کے لیے 1 ارب روپے مختص کی اور پورے پروجیکٹ کی لاگت تقریباً 13 ارب روپے ہے۔ کسانوں کو مگر یہ بتایا جا رہا ہے، جو کہ شاید ابھی باضابطہ نہیں ہے، کہ ہم فی ایکڑ یعنی حکومت آپ کو زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 لاکھ روپے پر ایکڑ دے سکتی ہے۔ اچھا کب دے گی یہ ابھی کلیئر ہونا باقی ہے۔ کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گردوارے کی ویسینٹی ہے اس میں اس وقت بھی ایک دکان کی جو پگڑی ہے وہ 25 لاکھ پہ چل رہی ہے، اور جبکہ جو کمرشل زمین ہے ارد گرد کی اس کی ویلیو جو ہے وہ جمپ کر کے 40 سے 50 لاکھ روپے فی ایکڑ تک پہنچ گئی ہے۔ تو لہٰذا سرکار نے جو ہم سے لینڈ ایکوائر کی ہے کم از کم اس کے جائز پیسے دے دیں اور جلدی دے دیں تاکہ وہ بھی ان خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ کیا اچھا نہ ہوتا کہ ان کو متبادل زمین بھی دے دی جاتی؟ وہ دیکھیں یا تو کمپنسیشن ملے گی یا تو متبادل زمین ملے گی، لیکن مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ مسئلے کا حل ہونا چاہیے، بنیادی بات یہ ہے۔ اور دیکھیں یہ ایک جینیوئن ایشو ہے، جیسے آپ ابھی جب بات کر رہے تھے نا کہ یار کچھ لوگ میں شریک نہیں ہیں، میرا خیال تھا کہ آپ کچھ سیاستدانوں کا ذکر کرنے والے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے اب وہ کلپس چلانے کا کیا فائدہ کہ بلاول بھی کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں وہاں پر کشمیر میں یہ ہو رہا ہے آپ کا تاجپور کوریڈور، کیونکہ جو جس کا کوئی کنیکشن نہیں بنتا۔ اور فضل الرحمان صاحب تو آپ کو پتہ ہے ان کی لائن کیا ہے کہ جی یہ تو ایک قادیانی سازش ہے اور وہی یہ ساری زمین خرید رہے ہیں، خرید جو بھی رہے ہیں، جن سے خریدی گئی ہے ان کو پورا اپنا معاوضہ ملنا چاہیے۔ ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے اپنے دور پر یہ کرنے کی کوشش کی تھی تو انہیں روک دیا گیا تھا، تو وہ بھی ظاہر ہے اب ان کی جو ہے شکوہ وہ بھی جائز ہے۔ ویلکم بیک۔ سنیچر کو جس وقت کرتارپور میں گردوارے کے احاطے میں کھوے سے کھوا چل رہا تھا، عین اسی وقت سینکڑوں میل پرے نئی دہلی میں بھارتی سپریم کورٹ کے کورٹ نمبر 1 میں بھی کھچا کھچ جگہ بھری ہوئی تھی اور تل جو بھی ہے دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے کہ چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی میں 5 رکنی جو بینچ ہے اس نے متفقہ طور پہ بابری مسجد یا رام مندر اس کے لیے بارے میں ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ 40 دن کی مسلسل سماعت کے بعد 164 سال پرانا یہ جھگڑا نمٹاتے ہوئے فیصلہ یہ دیا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے جو 2010 کا فیصلہ دیا تھا وہ غیر منطقی ہے۔ اس فیصلے کے تحت جو بابری مسجد کا احاطہ ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 فریقوں کو دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ جو تازہ ترین فیصلہ ہے اس کے مطابق ایک سرکاری ٹرسٹ بابری مسجد کی جگہ پہ ایک مندر تعمیر کرے گا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مسجد گرانے کا جو 1992 کا اقدام تھا وہ غیر قانونی تھا، البتہ سنی وقف بورڈ جو ہے جو ایک فریق ہے اس کو 5 ایکڑ زمین ایودھیا میں ہی کسی مناسب جگہ پہ الاٹ کی جائے گی تاکہ مسلمان وہاں مسجد بنا سکیں۔ اچھا سپریم کورٹ نے اس کی جو منطق دی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندو جو لوگ تھے فریق تھے انہوں نے رام کو لیگل اینٹیٹی ثابت کیا کہ ان کا ایک وجود تھا، قانونی وجود، جبکہ مسلمان لیگل اینٹیٹی انہیں ثابت نہیں کر سکے، نہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ جو مسجد ہے یہ ایک 450 سال پہلے جس پلاٹ پہ تعمیر کی گئی اس کے نیچے کوئی تعمیرات نہیں تھیں، جبکہ سروے آف انڈیا کے مطابق اس کے نیچے نان مسلم تعمیرات تھیں۔ لیکن چونکہ 450 سال سے یہاں مسجد بنی ہوئی تھی اس لیے مسلمانوں کی اشک شوئی کے لیے انہیں متبادل جگہ ملنی چاہیے۔
अच्छा, इसका जो मुझे इससे भी ज़्यादा, फैसले से भी ज़्यादा मज़ा इस बात में आ रहा है कि किसने खैर मकदम किया है। हाँ, LK आडवाणी जिन्होंने रथ यात्रा लीड की थी और 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम में लीडिंग रोल अदा किया था, और जो मुकदमा आज भी चल रहा है उन पे, उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद तमाम तलखियाँ भूल के फ़िरका वाराना भाईचारे को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। मोदी साहब ने भी इस फैसले को तारीख़ी करार दिया। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि अब इस मामले को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। शिवसेना के सरबराह उदय ठाकरे, उन्होंने भी कहा कि आज का दिन सुनहरी है, और RSS के जो चीफ़ हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी इसका खैर मकदम किया है। अगर मुतमईन नहीं थे तो मुसलमान जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसके वकील ज़फ़र याब जीलानी, वो मुतमईन नहीं थे। असदुद्दीन अवैसी जो हैं साउथ इंडिया के मुसलमान रहनुमा, उन्होंने कहा जी मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन का एहसान नहीं लेना चाहिए। प्रियंका गांधी जो हैं वो कांग्रेस की जो रहनुमा हैं, उन्होंने अलबत्ता इस फैसले का खैर मकदम किया। महात्मा गांधी के जो पोते हैं तुषार गांधी जी, उन्होंने कहा जी कि आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने ये उसूल तय कर दिया है कि नाथुराम गोडसे अगरचे गांधी का कातिल था मगर वो हिब्बे वतन भी था, लिहाजा वो बरी समझा जाए। ऐसा ही है जी। हाँ, असद ओवैसी का जो पूरा बयान है वो ये है कि अगर कल कुछ लोग आके आपके घर को जला दें, उसको तबाह कर दें, और उसके बाद कोर्ट के कि सर अब इन्होंने तबाह किया तो अब ज़मीन इनकी है, आपको कैसा महसूस होगा? चनाचे 5 एकड़ ज़मीन कहीं और लेनी नहीं चाहिए। अच्छा, 2 गैर कानूनी एक्ट्स को कवर मिला है यहाँ। एक 1949 में जो मूर्ति जो रखी गई थी जहां से ये सारा मसला शुरू हुआ था, और एक जो 1992 में तो उसमें उन्होंने कहा है कि अब तो हो गया, लीगली इट वाज रॉन्ग, लीगली वाज रॉन्ग, लेकिन आपको कोई पनिशमेंट नहीं अच्छा, होगी। मजे की बात है कि टाइटल का फैसला हो गया कि हिंदू यहाँ मंदिर बनाएंगे, लेकिन जो 92 का जो डिमोलिशन का केस है वो आज भी लखनऊ में चल रहा है, जिसमें LK आडवाणी और जो मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 8 बड़े मुलजिम हैं, और कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि उसका फैसला कब होगा। आधे लोग मर चुके हैं और आधे जो हैं तकरीबन कब्र में पाँव लटकाए बैठे हैं। लेकिन ओवरऑल जो इंडिया में है, मुसलमानों को देख लें या हिंदुओं को देख लें कि जो इस वक्त इंडिया की जो सूरत हाल है ना फ़िरका वारियत वाली, उसमें वो कहते हैं यार जो भी फैसला मान लो गनीमत है, इसलिए कि 164 साल में कोई फैसला नहीं कर पाया है। लेकिन एक सवाल जो है वो वहाँ के हलकों में उठाया जा रहा है कि फ़र्ज़ करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुसलमानों का हक तस्लीम कर लेती इस जगह पे कि चूँकि ये मस्जिद थी इसलिए हम मुसलमानों को इजाज़त देते हैं कि वो दोबारा अपनी मस्जिद तामीर कर लें, तो क्या तब भी LK आडवाणी, नरेंद्र मोदी, उदय ठाकरे, मोहन भागवत इसी तरह सुनहरी अल्फाज में खैर मकदम करते हैं? नहीं, लेकिन एक और चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर कोई एक मुसलमान बचता नहीं अयोध्या, तो उस लिहाज से ठीक फैसला, उस लिहाज से ठीक फैसला। अच्छा, आपने बात की ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो 2-3 बड़ी मज़ेदार बातें हैं। ये 2003 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कहा था कि नहीं इसके नीचे कोई कंस्ट्रक्शन है, दोबारा सर्वे किया जाए, ठीक है। हाँ, अच्छा, उसी टीम में 2 और आर्कियोलॉजिस्ट थे, सुप्रिया वर्मा और जया मेमन, जो इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सर इन्होंने जो भी आप लोगों ने इनके पहले से बांध कर आए थे कि इसके नीचे एक मंदिर है और वो राम मंदिर है, पहले से बांध कर आए थे और 3 सबूत दिए थे, ठीक है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जल्दी से बता दूंगा कि एक वेस्टर्न वॉल है मगरबी, जो वो कह रहे थे कि वो मंदिर का हिस्सा है। दूसरा उन्होंने कहा कि 50 सतूनों के टुकड़े मिले हैं उन्हें, जो भी मंदिर का हिस्सा था, और फिर कुछ आर्किटेक्चरल फ्रैगमेंट्स। इन 2 आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक वेस्टर्न वॉल जो होता है वो मस्जिद में होता है, वो इस तरह की मंदिर में कभी नहीं था। दूसरा कि वो जो पिलर्स थे वो पिलर्स नहीं थे, वो कुछ ईंटें थी जिसके अंदर मिट्टी थी, आप सतून नहीं बना सकते उनमें से। और फाइनली कि जो आर्कियोलॉजिकल फ्रैगमेंट्स मिले हैं वो मस्जिद के लेवल के ऊपर से मिले। लेकिन अब तुम जो दलाल दे रहे हो इसका फायदा नहीं, अब वो तो बहरहाल जो हुआ ठीक है। अब इंसानी जानें ज़ाया नहीं होनी चाहिए, बस सबसे बड़ी बात। क्या कहते थे, कॉन्शियस ऑफ द क्या था, अफजल गुरु का जो फैसला दिया गया था कि समाज के इज्तिमाई ज़मीर को मुतमईन करने के लिए हम अफजल गुरु को फांसी में लटका रहे हैं, तो उस उसूल की बुनियाद पे बाबरी मस्जिद का फैसला, खैर कोई मसला नहीं, आप कानून को भी फांसी लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।